मैं राजऋषि महाविद्यालय अलवर में डॉक्टर रीता जैन व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बीएससी प्रथम वर्ष को सामान्य हिंदी का अध्ययन कराऊंगी। आज हम नागार्जुन की कविता कालिदास के प्रति का अध्ययन करेंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं संक्षेप में नागार्जुन जी के विषय में परिचय देना चाहूँगी। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लिखने वाले कवि उपन्यासकार नागार्जुन आधुनिक हिंदी साहित्य के उन अग्रणी रचनाकारों में से हैं जो अपने बहुरंगी रचना कर्म के कारण सदा चर्चा में रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर केंद्रित उपन्यास लिखे और आंचलिक उपन्यास की हिंदी में आधारशिला रखते हैं। चिंतन के स्तर पर वे सदैव जनपक्ष धर रहे हैं तथा गरीब और शोषित जनता के पक्ष में रचना कर्म करते रहे हैं। उन्होंने आपातकाल का खुला विरोध किया तथा जयप्रकाश नारायण के साथ आंदोलन में भी शामिल हुए, किंतु बाद में उन्होंने आपातकाल के बाद बनने वाली सरकार के अंतर विरोधों को भी समझा और उसका भी विरोध किया। नागार्जुन राजनीतिक दृष्टि से बहुत सचेत कवि हैं। स्वतंत्रता के बाद देश में जो राजनीतिक अराजकता व्याप्त हुई है उसके विभिन्न रूपों के भी प्रबल विरोधी रहे हैं तथा उन्होंने अपने विरोधी स्वर को व्यक्त करने में कभी संकोच नहीं किया। नागार्जुन की यह मार्मिक कविता कालिदास को संबोधित है, किंतु एक सच्चे रचनाकार की रचना प्रक्रिया को समझने की भावपूर्ण कोशिश है। कालिदास ने रघुवंश में इंदुमती के शोक में व्याकुल अज की विरह व्यथा का, कुमार संभव में कामदेव के भस्म होने पर रति के रुंदन का तथा मेघदूत में अपनी प्रिया से दूर विरही यक्ष की पीड़ा का बहुत हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। नागार्जुन कालिदास से पूछते हैं कि अज, रति और यक्ष की करुणा का स्रोत कहाँ है, इन पात्रों के मन में या कालिदास के मन में। कवि यह कहना चाहता है कि कविता में अभिव्यक्ति भाव रचनाकार के मन में ही स्थित होता है और जब तक कवि किसी पात्र के भाव को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता तब तक कविता पाठक को प्रभावित नहीं कर सकती। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम तुमने ही तो दृग्ध हुए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। इन पंक्तियों में हिंदी के प्रगतिशील कवि नागार्जुन कालिदास नामक कविता से उद्धृत की गई हैं। नागार्जुन ऐसे प्रगतिशील और यथार्थवादी कवि हैं कि उनका राजनीतिक विचारधारा से सहमत न होने पर भी उनकी कविता के मर्म से प्रभावित है। प्रस्तुत कविता कालिदास उनके काव्य सृजन के पीछे विद्यमान मूल प्रेरणा को प्रकट करती है। नागार्जुन यह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि किसी भी काव्य में पात्रों की संवेदनाएं स्वयं कवि की संवेदनाएं ही होती हैं। पात्रों के बहाने कवि अपने सुख दुख हर्ष शोक को प्रकट करता है। इस कविता के सभी अवतरणों में कालिदास के काव्यों नाटकों के पात्रों का नाम लेकर यह बताया गया है कि वे पात्र कालिदास की निजी भावनाओं के वाहक मात्र हैं। काव्य में जो भाव संवेदना व्यक्त की गई है वह उस पात्र की न होकर स्वयं कालिदास की है। उक्त अवतरण में कालिदास के रघुवंश और कुमार संभव नामक काव्यों के पात्रों के माध्यम से नागार्जुन यही व्यक्त कर रहे हैं कि काव्य में या नाटक में पात्रों के माध्यम से कवि या लेखक स्वयं अपने भावों को ही व्यक्त करता है। यहाँ पर कालिदास के रघुवंश के एक पात्र अज को सामने रखते हुए कवि कालिदास से प्रश्न करते हैं, कालिदास तुम सत्य प्रकट करना। रघुवंश महाकाव्य में जब महाराज अज की रानी इंदुमती की मृत्यु हो गई तो उसके शोक में राजा अज ने हृदय द्रावक शोक व्यक्त किया था। क्या यह शोक सचमुच राजा अज का था या यह शोक की करुण अभिव्यक्ति स्वयं तुम्हारी थी? अपनी पत्नी के वियोग में महाराज अज के आंसुओं को तुमने वाणी दी है या तुम स्वयं अपने प्रिया के वियोग में रोते रहे हो, सो तुमने ही अपने आंसुओं को वाणी दी है। कवि के प्रश्न में उसका उत्तर भी है कि रघुवंश का पात्र राजा अज अपनी पत्नी इंदुमती के मृत्यु शोक में करुण विलाप करता है, किंतु यह वियोग जन्म करुण रुंदन राजा का अज का नहीं है, यह तो स्वयं कालिदास के वियोग के आंसू हैं। कालिदास को अपनी प्रिया के वियोग में रोना पड़ा था। कालिदास अपनी निजी करुण अनुभूतियों को ही काव्य में अज के माध्यम से व्यक्त किया है। इसी प्रकार कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य में बताया गया है कि भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। तब अपने पति के वियोग में कामदेव की पत्नी रति ने बहुत विलाप किया था। नागार्जुन यहाँ भी कालिदास से वही प्रश्न करते हैं कि जब शिवजी के तीसरे नेत्र से
निकली हुई भयंकर अग्नि में कामदेव इस प्रकार भस्म हो गया था जैसे यज्ञ में घी में डूबी हुई लकड़ी की आहुति देने पर वह लकड़ी भस्म हो जाती है। उस समय अपने पति की मृत्यु पर रति का रुदन तुमने सुना था और तुमने आंसू बहाकर रति का मुंह आंसुओं से धोया था। कुमार संभव में रति के आंसू रति के न होकर तुम्हारी प्रिया के वियोग में निकले तुम्हारे स्वयं के आंसू ही हैं। कालिदास सत्य को प्रकट करो कि उस समय कुमार संभव की पात्र रति ने रुदन किया था या तुमने अपना रुदन प्रकट किया था। इस अंश में नागार्जुन कविता की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि साधारणीकरण पात्र जब तक नहीं होता तब तक कविता का भाव समझ में नहीं आता या उसको हृदयंगम नहीं कर सकते। और नागार्जुन मानते हैं कि काव्य के पात्र तो बहाना मात्र होते हैं। काव्य में पात्रों के माध्यम से कवि स्वयं की ही संवेदनाओं को व्यक्त करता है। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उछता, चित्रकूट के सुभग शिखर पर खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा, उन पुष्पावत मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर वो चूर चूर हो, अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष की तुम रोए थे। इन पंक्तियों में कवि ने वही शाश्वत प्रश्न किया है कि पात्र बोलता है या कवि। इस अवतरण में कालिदास के मेघदूत काव्य का प्रसंग है। कालिदास स्वयं अपनी प्रिया के विरह से संतप्त था, ऐसा विद्वानों का मानना है। कालिदास ने अपनी विरह पीड़ा के मेघदूत के नायक यक्ष के द्वारा व्यक्त की है। यक्ष को स्वर्ग में किसी अप्सरा से प्रेम हो गया था। जब उसके अधिपति को इस प्रेम प्रसंग का पता चला तो अधिपति ने यक्ष को निष्कासित कर दिया। वह यक्ष अपनी प्रिया के पास मेघों को दूत बनाकर भेजता है। विरह का अत्यंत मार्मिक संदेश यक्ष भेजता है। कवि नागार्जुन प्रश्न करते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, अपनी प्रिया के विरह में यक्ष रोया था या तुम स्वयं किसी प्रियतमा के वियोग में रोए थे। मेघदूत काव्य की रचना कालिदास ने की है। उसमें एक यक्ष का विरह निवेदन है। यक्ष के विरह की परिस्थितियों का चित्रण कवि नागार्जुन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वर्षा ऋतु अपनी सुकोमल उपस्थिति लेकर प्रकट हुई थी। आषाढ़ मास का पहला दिन था। आकाश में उमड़ती काली घटाओं को देखकर विधुर यक्ष का मन उच्चाटन से भर गया। उसके हृदय में अपनी प्रिय का वियोग जाग उठा। मन में सूनापन आने पर यक्ष ने चित्रकूट के सुंदर पर्वत शिखर पर खड़े होकर हाथ जोड़कर जिन जल से भरे हुए बादलों के द्वारा उसने अपना विरह संदेश भेजा था। उन बादलों को संदेश किसने भेजा था? उस संदेश में स्वयं कालिदास का विरह संदेश था या यक्ष का? उन बादलों के साथ उनका साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना, उस संदेश में जो करुणा और मर्मांतक वेदना है वह किसकी है? वे बादल दूसरों के दुखों से दुखी हैं। वह यक्ष भी पर पीड़ा से दुखी था, थक कर चूर चूर हो रहा था। पर्वत के निर्मल धवल शिखरों पर यक्ष वियोग में चूर हो गया था। वे रो रो कर अपनी पीड़ा बता रहा था। कालिदास सच बतलाना, उस समय वह यक्ष रोया था या तुम रोए थे। मेघदूत में यक्ष के वियोग का जन्म रुदन का चित्रण है। वास्तव में यह रुदन तो स्वयं मेघदूत के कवि कालिदास का ही है। यक्ष नामक पात्र तो माध्यम है। संपूर्ण कविता में कालिदास के रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत काव्यों में वर्णित पात्रों अज, रति और यक्ष का विरह रुदन इन पात्रों का न होकर स्वयं कालिदास का है। कवि या कलाकार अपनी कृतियों के पात्रों के माध्यम से अपनी ही अनुभूत संवेदनाओं, भावनाओं को व्यक्त करता है। यही सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि कविता का उद्देश्य है। नागार्जुन की भाषा प्रतीकों और बिंबों से भरी हुई है। भाषा अपनी सहज गति से भावों को अभिव्यक्त करती चलती है। इस कविता को पढ़ने के बाद सारांश रूप में हम यही कह सकते हैं कि कालिदास ने अपनी विरह वेदना को इस कविता के माध्यम से प्रकट किया।